आज की कहानी इतनी आम है कि ये देखने वाले हर तीसरे दर्शक को उनके खुद के घर की लगेगी। आज की कहानी उस प्रॉब्लम के बारे में है जो दिखने में इतनी छोटी है कि अक्सर इग्नोर हो जाती है। ना ही इसके बारे में घर की बहुएं बात कर पाती है, ना ही कोई और, पर इससे परेशान तो सभी बराबर होते हैं। और आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। अपने कमरे में बैठी पारुल फोन पर अपनी भाभी से बात कर रही थी। क्या एक एपिसोड कल टेलीकास्ट भी हो चुका? ये क्या बात हुई भाभी, आपको बताना चाहिए था ना मुझे। आप तो वहाँ अपने पति के साथ अकेली रहती हैं, भैया तो काम पर चले जाते हैं, फिर आप दिन भर इंस्टा स्क्रॉल करने के लिए फ्री हैं, पर मैं तो नहीं चला सकती ना फोन। जॉइंट फैमिली के घर में कितना काम होता है मैं ही जानती हूँ। एक काम तो दिया था मैंने आपको, वो भी आपसे नहीं हुआ। अरे बाप रे दीदी, अब तो बिना पूरी बात सुने एक पैर पर तांडव करने लगती हैं। कल ही सीरियल शुरू हुआ है, एक ही एपिसोड आई है अभी। अब तो ऐसे बौखला रही हैं जैसे सीरियल खत्म हो गया हो और दोबारा कभी टीवी पर आएगा नहीं। कल किया था मैंने आपको फोन, पर जीजा जी ने आपका फोन उठा लिया। अब उन्हें मैं क्या बोलती कि क्यों किया है मैंने फोन, ये बताने के लिए कि पति की गर्लफ्रेंड टीवी सीरियल का सीजन 5 लॉन्च हो गया है। अरे जीजा जी को तो यही लगेगा ना मैं उनकी बीवी को बिगाड़ रही हूँ। ओ अच्छा, आपने फोन किया था क्या? वो क्या है ना भाभी, आप जानती हैं कि पति की गर्लफ्रेंड सीरियल कितना पसंद है। हर साल जब भी इस शो का नया सीजन आता है ना तो मेरा मूड बन जाता है, पर अब तो एक एपिसोड पार हो गया। हाँ, तो खुशखबरी ये है कि आज 3 बजे एपिसोड 2 आने के पहले, यानी कि 2 बजे से 3 बजे तक एपिसोड 1 फिर से रिपीट टेलीकास्ट किया जाएगा। यानी कि 2 घंटे में आप कल और आज दोनों एपिसोड मिलाकर देख सकती हैं। अरे वाह 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 भाभी, आपकी फोन चलाने का कोई तो फायदा हुआ मुझे। कौन सा सीरियल कितने बजे आने वाला है, उसका रिपीट टेलीकास्ट कितने बजे आएगा, सब आपको पता होता है। यू आर ग्रेट। तो आज 2 बजे से 4 बजे तक का मामला सेट है। इस न्यूज को सुनकर प्रिया बड़ी खुश हो जाती है और रोज की तरह 12 बजे दोपहर के खाने को रेडी करने की जगह आज 11 बजे ही किचन में चली जाती है। अपनी बहू को किचन में जाता देख पूजा रूम में बैठी सुषमा कहती है, अरे बहू, नाश्ता तो हो गया है, फिर क्यों रसोई के चक्कर लग रहे हैं? ठीक से नाश्ता नहीं किया था क्या? हाँ दे मम्मी जी भी, रसोई में बहू नहीं जाए तो भी दिक्कत, जाए तो भी दिक्कत। आप ही कहती है ना मम्मी जी कि पहले सारा काम निपटा लो फिर जहाँ जाना है जाओ। तो आज दोपहर में मेरी फेवरेट सीरियल आने वाली है, दोपहर के 2 बजे, तो मैं अभी ना सारी तैयारी कर दे रही हूँ। चलो अच्छा है, तू 11 बजे आई है दोपहर का खाने की तैयारी करने। थोड़ा और जल्दी आ जाती तो नाश्ता और लंच साथ में हो जाते नहीं। पारुल जल्दी से रसोई में जाकर दाल चावल भिगो देती है, दूसरी तरफ कपड़े धोने डाल देती है। ये सही है, सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ, फिर दाल चावल बना दूंगी, फिर कपड़े सुखा दूंगी। बाकी सब्जी बनाना और खाना परोसना तो भाभी की जिम्मेदारी है, और ऐसे हो जाएगा आज का काम खत्म। और 12:30 बजते बजते पारुल सारा काम करके फ्री हो जाती है। फिर रसोई में जाती है प्रिया और दोपहर के खाने का बचा हुआ काम पूरा कर देती है। ठीक 12 बजे हरि प्रसाद अपने बड़े बेटे करण के साथ दुकान से वापस आते हैं और दोनों खाने पर बैठ जाते हैं। वाह वाह वाह, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। 2 बजते बजते सभी सोने चले जाएंगे या दुकान लौट जाएंगे, फिर मैं आराम से 2 से 4 तक अपना फेवरेट शो पति की गर्लफ्रेंड देख पाऊंगी। पर ऐसा होने वाला था क्या? खाना खाने के बाद हरि प्रसाद अपने कमरे में ना जाकर हॉल के सोफे पर आकर बैठ जाता है। 3:30 बजे तक तो आपको दुकान निकलने की हड़बड़ी हो जाएगी। चलिए सो जाइए। बैठ क्या गए हैं आप? बस 1-2 न्यूज देख लेता हूँ सुषमा जी, ये काम के चक्कर में दिन दुनिया की खबर नहीं रहती। एक काम कीजिए ना, कमरे से मेरा तकिया लाकर यहाँ सोफे पर दे दीजिए, जरा कमर के पीछे लगाऊं। वहां टीवी न्यूज शुरू होती है और यहाँ धीरे धीरे हरि प्रसाद का पोस्चर बैठने से लेटने का होने लगता है और 5 मिनट के बाद तो वो पूरी तरह करवट बदल कर लेट जाते हैं। ये क्या, पापा जी अगर यहीं सो जाएंगे तो मैं टीवी कैसे देखूंगी? मम्मी जी से कहती हूँ। पारुल भागते हुए अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी शायद पापा जी को नींद आ रही है, देखिए ना रिमोट हाथ में लेकर। मम्मी जी शायद पापा जी को नींद आ रही है, देखिए ना रिमोट हाथ में लेकर ही लेट गए और टीवी भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे सोफे पर सोएंगे तो उनकी पीठ में दर्द हो जाएगा ना। हादा, ये बुढ़ाऊं भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सठियाता जा रहा है। रुक, मैं जाकर देखती हूँ। सुषमा जाकर हरिप्रसाद के सिरहाने खड़ी हो जाती है। अरे चलिए कमरे में आराम से सो जाइए, ऐसे एक करवट होकर सोएंगे तो कंधे में दर्द आ जाएगा।
नहीं नहीं सुषमा जी, कमरे में सोता हूँ तो मेरे कपड़ों पर सिलवटें आ जाती है। यहाँ एक करवट होकर सोऊंगा तो कपड़ों को कुछ नहीं होगा और ज्यादा गहरी नींद भी नहीं आएगी। एक बार अच्छी तरह आंख लग जाती है ना, फिर उठकर दुकान जाने का मन ही नहीं होता। मैं यहीं ठीक हूँ। ये बात सुनकर बेचारी पारुल का तो सपना चूर चूर हो जाता है। वो रोती हुई रसोई में चली जाती है। अरे क्या हो गया, एक टीवी सीरियल है तो छूटी है ना, इसके पीछे क्या टेस्ट में बहा रही है। खाना परोस दिया है मैंने, चल दोनों मिलकर खा लेते हैं। एक टीवी सीरियल नहीं था वो बाबे, वो मेरा फेवरेट टीवी शो था। कम से कम रिपीट टेलीकास्ट देख लेती। आज का एपिसोड कल देखकर मैनेज कर लेती, पर नहीं, वो भी नहीं होने दिया पापा जी ने। अब वो एपिसोड दोबारा टीवी पर आएगा भी नहीं। पारुल, लगता है तू भूल गई है कि तेरी शादी हो गई है। शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। आज आपका दिन है भाभी, बोल लीजिए। जब यही आप पर बीतेगी ना, तब आपको समझ में आएगा। बात तो पारुल की सही थी। अब किसी किस चीज से कितनी अटैचमेंट है, ये हम कैसे बता सकते हैं। पारुल का ये कहना प्रिया की किस्मत पर ऐसा जाकर लगता है कि प्रिया के सर पर खतरे की घंटी मंडराने लगती है। 3 दिन बाद प्रिया की आज घर पर थी किटी पार्टी, जिस सिलसिले में वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। मम्मी जी, शायद पापा जी को नींद आ रही है। देखिए ना, रिमोट हाथ में लेकर ही लेट गए और टीवी भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे सोफे पर सोएंगे तो उनकी पीठ में दर्द हो जाएगा ना। हादा, ये बुढ़ाऊं भी जैसा जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सठियाता जा रहा है। रुक, मैं जाकर देखती हूँ। सुषमा जाकर हरिप्रसाद की सिरहाने खड़ी हो जाती है। अरे चलिए, कमरे में आराम से सो जाइए। ऐसे एक करवट होकर सोएंगे तो कंधे में दर्द आ जाएगा। नहीं नहीं सुषमा जी, कमरे में सोता हूँ तो मेरे कपड़ों पर सिलवटें आ जाती है। यहाँ एक करवट होकर सोऊंगा तो कपड़ों को कुछ नहीं होगा और ज्यादा गहरी नींद भी नहीं आएगी। एक बार अच्छी तरह आंख लग जाती है ना, फिर उठकर दुकान जाने का मन ही नहीं होता। मैं यहीं ठीक हूँ। ये बात सुनकर बेचारी पारुल का तो सपना चूर चूर हो जाता है। वो रोती हुई रसोई में चली जाती है। अरे क्या हो गया, एक टीवी सीरियल है तो छूटी है ना, इसके पीछे क्या टेस्ट में बहा रही है। खाना परोस दिया है मैंने, चल दोनों मिलकर खा लेते हैं। एक टीवी सीरियल नहीं था वो बाबे, वो मेरा फेवरेट टीवी शो था। कम से कम रिपीट टेलीकास्ट देख लेती। आज का एपिसोड कल देखकर मैनेज कर लेती, पर नहीं, वो भी नहीं होने दिया पापा जी ने। अब वो एपिसोड दोबारा टीवी पर आएगा भी नहीं। पारुल, लगता है तू भूल गई है कि तेरी शादी हो गई है। शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। आज आपका दिन है भाभी, बोल लीजिए। जब यही आप पर बीतेगी ना, तब आपको समझ में आएगा। बात तो पारुल की सही थी। अब किसी किस चीज से कितनी अटैचमेंट है, ये हम कैसे बता सकते हैं। पारुल का ये कहना प्रिया की किस्मत पर ऐसा जाकर लगता है कि प्रिया के सर पर खतरे की घंटी मंडराने लगती है। 3 दिन बाद प्रिया की आज घर पर थी किटी पार्टी, जिस सिलसिले में वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। नहीं नहीं बहन, 2 से 4 की टाइमिंग नहीं रखते हैं। एक्चुअली उस वक्त ना मेरे पापा जी घर पर रहते हैं। बाकी उनके मूड पर है, कभी भी आकर सोफे पर सो जाते हैं। फिर हम किटी कैसे करेंगे, बड़ा स्पेस चाहिए ना, तो हॉल में ही हो पाएगी पार्टी। तो 5 बजे का फाइनल रखते हैं, 5 से 7, क्योंकि उसके बाद कब मेरे हस्बैंड का मूड मुझसे मिलने का हो जाए कोई नहीं कह सकता। रोमांस में ना चीजों की परतर कोई नहीं कर सकता, कसम से बड़ी लक्की है तू। फिर ठीक है, 5 बजे तक सभी तेरे घर पहुंच जाएंगे। प्रिया का प्लान तो डन था, पर कहावत है ना, आज ही सर मुंडवाया और आज ही ओले पड़ गए। और ये कहावत प्रिया पर बिल्कुल सटीक पड़ती है। ठीक है पापा जी, मैं निकलता हूँ। आज ग्राहक ही ज्यादा है तो दुकान से बार बार फोन आ रहा है। एक काम कर विक्रम, तू भी मेरे साथ दुकान चल। ठीक है भैया, ऐसे भी आज ना मेरी ट्यूशंस नहीं है, मैं चलता हूँ। अब जब मेरे तीनों लड़के दुकान संभालने के लिए है तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं दुकान नहीं जाता। और अपना शर्ट उतार कर सेंटर टेबल पर रखने के बाद बनियान में ही आराम से पैर सीधे कर हरिप्रसाद पिक्चर लगाकर बैठ जाता है। वक्त बीतने लगता है। 2 से 3, 3 से 4। जैसे जैसे घड़ी का कांटा बढ़ता जा रहा था, प्रिया के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी और वो रसोई में यहाँ से वहाँ भाग भाग कर उछलने कूदने लगती है। अरे भाभी, क्या हो गया? ससुराल है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी फ्रेंड्स पापा जी को बनियान में देखकर वापस लौट जाएंगी। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। आप किटी के लिए नाश्ते की तैयारी कर दीजिए। वो देखिए, पकौड़े जल रहे हैं, शायद आपका दिल भी। ऐसा मत बोल पारुल, लगता है तेरी ही नजर लगी है मुझे। आज मेरी ही किटी है। पूरे 60,000 हाथ में आने वाले थे, पर पापा हॉल में सज कर बैठ गया। आज उठेंगे भी नहीं।
हम सबकी प्राइवेसी का बैंड बजाने का ठेका जो लिया है इन्होंने। सोने के वक्त तो पापा जी ने आज टीवी देखी है, तो समझ लीजिए 15-20 मिनट में इन्हें नींद आने लगेगी, फिर नींद लेकर उठेंगे ठीक 6 बजे। अरे तो फिर किटी कहाँ होगी? किटी कैंसिल ना करनी पड़ जाए। सभी 10 बात सुनाएंगे मुझे। पूरे 1 महीने पहले किटी की डेट फिक्स होती है, मैं डेट नहीं बदल सकती। फिर तो एक ही उपाय बचता है, छत पर किटी कर लो। बताओ, अब बस यही बचा था। दिन भर नाश्ता बनाकर शरीर तोड़ा, अब जाकर छत पर टेबल कुर्सियां पहुंचाओ। कुछ समझ होनी चाहिए पापा को। बेडरूम जब है तो हॉल में कौन सोता है, और वो भी बनियान और लुंगी में। हॉल में सोने की आदत बड़ी बुरी होती है, और जिसे लग गई ना, फिर उससे हॉल छूटे नहीं छूटता। पर इसके कारण प्रॉब्लम्स बाकी सबको हो जाती है, क्योंकि वो ना ही अपने गेस्ट को बुला पाते हैं, ना ही हॉल में बैठकर पिक्चर देख पाते हैं। और कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम घर की दोनों बहुओं को हो रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक रात, इस घर में हॉल में कुछ प्लान करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पर मेरे कमरे में तो पापा आकर सोएंगे नहीं। रात को जब करण आएगी तब उन्हें सरप्राइज दूंगी एनिवर्सरी का। और लाल रंग के बलून्स और फूलों से प्रिया अपने कमरे को खूबसूरती से सजा लेती है। रात को खाने के बाद जैसे ही करण अंदर आता है, ये सब ओएमजी प्रिया, ये सब मेरे लिए है। हमारे लिए बेबी। अब वो क्या है ना, सुबह सुबह तुम दुकान निकलते हो और इतनी मेहनत के बाद सीधे रात को आते हो और थक हार कर सो जाते हो। ऐसे में एक दूसरे के साथ वक्त कहाँ मिल रहा है हमें। इसीलिए आज ये वक्त मैंने हम दोनों के लिए चुराया है। वहां प्रिया और करण एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ सुषमा घर के मेन गेट के बाहर रखी चप्पलों को अंदर कर दरवाजा बंद कर रही थी। इतना बड़ा शू रैक लाकर रख दिया, फिर भी इन्हें चप्पल जमीन पर ही रखनी होती है। हो जाएगी ना चोरी तब समझ में आएगा। अरे सुषमा, तेरा काम खत्म नहीं होता, रात की 10:30 बजे भी चप्पलें उठा रही है। मेरा तो बहन ये रोज का काम है। पर तू इतनी रात गए बाहर क्या कर रही है? क्या बताऊं सुषमा, तू तो जानती है मेरे बेटे की शादी है 1 हफ्ते में। अब मेहमानों को खुद अकल होनी चाहिए ना कि शादी के 1-2 दिन पहले आए। अभी से आकर सब बैठ गए हैं। अब ऐसे में कहाँ होटल बुक करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अच्छा है सुजाता, ऐसे तो तू मुझे बहन बोलती है और जरूरत के वक्त मुझे ही भूल जाती है। तेरे मेहमान मेरे घर पर भेज दे सभी को। मेरी बहुओं का क्या है, वो तो कहीं भी सो जाती हैं। और सुजाता जो चाहती थी वो हो जाता है। सुजाता सीधे अपने घर जाती है और अनाउंसमेंट कर देती है, हो गया जी एडजस्टमेंट। अब कह रहे थे ना होटल में रूम ले लेते हैं। एक कमरे का चार्ज नहीं तो भी 2,500 से 3,000 तक पड़ जाता। अब सुषमा जैसी दिमाग की पैदल पड़ोसन हो तो क्यों पैसे लगाए। जिसे जो जगह समझ में आए वहां जाकर सो जाना। 3 कमरे हैं उसके यहाँ और हॉल भी बड़ा है। और अपने अपने बिस्तर, चद्दर और तकिए लेकर सभी सुषमा के घर पहुंच जाते हैं। प्रिया बस रोमांस में अपने पति के गले लगने वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चैन नहीं है इन लोगों को भी, पूरा दिन तो दरवाजा खुला रहता है। 2 मिनट अभी बंद किया नहीं कि दरवाजा पीटने लगे ये लोग। अरे बहू दरवाजा खोल, मैं हूँ। अब क्या बताऊं सुजाता, 3 साल हो गए शादी को, अभी भी दरवाजा बंद हो जाता है। क्या करना होता है इन मियाँ बीवी को, मुझे समझ में नहीं आता। देख बहू, सुजाता आंटी के घर पर गेस्ट आए हुए हैं। बेटे की शादी है ना, तो वो सब यहीं रुकेंगे। औरतों को तू अपने रूम में एडजस्ट करवा ले और जेंट्स प्रिया के कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। तू बाहर हॉल में सो जा। वो सब तो ठीक है सुषमा, पर तेरी बहू ने ये रूम में सजावट क्यों करवाई है? हमें क्या मम्मी जी, मैं तो इसी कमरे में सोऊंगी। यहाँ फोटोज लेने में कितना मजा आएगा ना। पड़ोसियों की गेस्ट सो रहे थे घर के कमरों में और घर के मेंबर्स हॉल में। ओहो, बार बार नीतू का फोन आ रहा है। इन सब के चक्कर में मेरा ब्रेकअप ना हो जाए। घर से बाहर जाकर विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड का फोन उठाता है। सॉरी यार नीतू, वो मेरा घर तो तुम जानती हो ना, सराय खाने से कम नहीं है। जिसे देखो आकर बैठ जाता है। अब सभी ना हॉल में आकर सो रहे हैं तो कैसे बात करूं मैं। एक तो तुम्हारे घर में तुम्हारा खुद का कोई कमरा नहीं है। कभी किसी भाभी के कमरे में पड़े रहते हो, कभी किसी रात को नसीब से हॉल तुम्हें मिलता था, अब वो भी चला गया। अभी तो मैं फोन रख रही हूँ, कल भी अगर तुमने यही ड्रामा किया ना तो समझ लेना ब्रेकअप तय है। इस मामले में जैसा हरिप्रसाद था वैसे ही उसकी बीवी सुषमा भी। प्राइवेसी के नाम पर बचा था तो सिर्फ एक बाथरूम, पर पड़ोसी आए हुए थे तो वो भी आजकल एंगेज रहता था। ऐसे में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने विक्रम छत पर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके पापा छत के चेयर पर ही कमर सीधी करके सो रहे हैं। ये तो हद हो गई, कहाँ जाए आदमी इस घर में।
दोपहर में वैसे हॉल में अड्डा जमाए रखते हैं पापा, अब छत पर भी आना शुरू कर दिया। बैठे बैठे कौन सोता है। अब कैसे बात करूं नीतू से। अपने पेरेंट्स से परेशान विक्रम जाता है अपनी भाभीयों के पास रसोई में। मैं तो क्या ही बोलूं भैया, मेरा तो खुद का सत्यानाश हुआ पड़ा है। टीवी तक नहीं देख पाती मैं यहाँ। जिस दिन से ब्याह करके आई हूँ उस दिन से कमरे की कुंडी तक नहीं लगने दी मम्मी जी ने। कभी कभी तो लगता है प्लेटफॉर्म पर सो रही हूँ। कभी कोई यहाँ से आ रहा है, कभी कोई वहां से आ रहा है। अब तो वो कमरा भी छिन गया। और नहीं तो क्या, रिश्तेदार तो आकर कह देते हैं बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रही, शादी को 3 साल हो गए, अब कैसे कहां से करूं बच्चा प्लान। आपका ब्रेकअप होने में ही फायदा है भैया, क्योंकि नीतू अगर यहाँ आ गई ना तो उसके भी रोते हुए ही दिन गुजरेंगे। प्रॉब्लम से भागने की मत सोचिए भाभी, प्रॉब्लम से निपटने की सोचिए। अगर हम अपने पर आ गए तो क्या पापा मम्मी और क्या ये मेहमान। पापा अगर सोफे में लेटे हुए हैं ना तो आप भी टीवी चला लीजिए। आखिर में क्या होगा, आवाज के कारण नींद टूटेगी और खुद चले जाएंगे कमरे में। बस बस देवर जी, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। और आज इसके पहले कि सुजाता के गेस्ट रात को सोने के लिए प्रिया के कमरे में आते, प्रिया अपनी सहेलियों को बुलाकर अपने कमरे में किट्टी पार्टी शुरू कर देती है। अरे भाभी जरा जगह दीजिए ना, हमें सोना है। ये आया तुझ पर, तू गाना गाना स्नेहा, और बिना गूगल किए, वरना हर बार तू चीटिंग करके गिफ्ट ले जाती है। अरे भाभी ये तो सुन ही नहीं रही। अरे बहू क्या हो गया आंटी जी, आप डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? देख नहीं रही है हमारी किटी पार्टी चल रही है। आज मेरी सहेलियां मेरे कमरे में ही सोने वाली हैं। आपको सोना है तो आप मम्मी जी के कमरे में चली जाइए अपनी पलटन के साथ। प्रिया अपने कमरे को इस तरह भर लेती है। अब विक्रम भी अपना दिमाग चलाकर अपनी भाभी पारुल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। बेटा सोने का वक्त हो गया हमारा। अब मैं क्या बोलूं अंकल, मेरे तो एग्जाम है। अब देख सकते हैं हम सब बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सामाने लेकर आई थी सुजाता। चलो भैया यहाँ से। सारे मर्द गुस्से में वापस लौट जाते हैं और लेडीज चली जाती हैं सुषमा के कमरे में। क्या है ये सुषमा, क्या तो बिस्तर पर सजकर बैठ गई है। मेरी बहन कहाँ सोएगी, उसे आर्थराइटिस है, वो जमीन पर नहीं सो सकती, तू सो जा। एक तो इन्हें जगह दी और अब ये मुझे ही जमीन पर सुलाना चाह रही है। मैं कहाँ सोऊं सुषमा जी, आपके मेहमानों ने तो मेरा बिस्तर ही छीन लिया। मेहमानों के कारण पूरी रात न सुषमा सो पाती है न ही हरिप्रसाद, और अगली दोपहर मेहमानों के जाने के बाद अपनी आदत से मजबूर हरिप्रसाद हॉल में ही कमर सीधी कर लेता है। अब तो आपको हॉल छोड़ना ही पड़ेगा पापा जी। पारुल ऑन कर देती है टीवी और अपना फेवरेट शो देखना शुरू कर देती है। दूसरी ओर प्रिया रसोई में जोर जोर से मिक्सर ग्राइंडर चलाने लगती है। अरे मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या बहू? बिस्तर तो कमरे में भी है पापा जी, पर टीवी तो नहीं है ना। ये तो आपके खुद की समझ की बात थी, और आपकी नींद पूरी नहीं हुई उसमें हमारी क्या गलती। हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था, वो तो मम्मी जी का बड़ा दिल था। और उसके बाद भी सुजाता आंटी लोगों को पकड़ पकड़ कर मम्मी जी की बुराइयां कर रही हैं। बस फिर क्या था, हरिप्रसाद और सुषमा समझ जाते हैं कि वो क्या गलती कर रहे थे। विक्रम के ऐसे आइडिया के बाद हरिप्रसाद वक्त बेवक्त हॉल कैप्चर करना छोड़ देता है और सुषमा मोहल्ले के लोगों को अपने घर पर बुला बुला कर ठहरवाना छोड़ देती है और सबकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में घर का काम करने के लिए कोई अच्छी काम वाली मिलना बहुत बड़ी बात है। हिमांशी को पुष्पा नाम की एक अच्छी काम वाली मिल तो गई थी, लेकिन जितनी तेजी से वो काम करती थी उससे दुगनी उसकी जुबान चलती थी। एक दिन हिमांशी ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, राहुल और मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना मत बनाना, रात का खाना बनाकर चली जाना। हाँ दीदी, आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सारा काम कर लेगी, आप जाओ अपने रिश्तेदार के घर। हिमांशी और राहुल के जाने के बाद पुष्पा ने नाचना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ दीदी और भैया चले गए, अब पूरा दिन एसी चलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। नहीं, लेकिन पहले घर का काम करके फ्री हो जाती है मैं, इसके बाद आराम से एंजॉय करेगी। अब एक दिन के लिए सही, लेकिन वो पूरा घर पुष्पा का था। अब पुष्पा घर की सफाई करने लगी, तभी उसकी नज़र हिमांशी की बहुत सुंदर सैंडल पर पड़ी। बाबा रे, दीदी की चप्पल तो बहुत सुंदर है, मैं पहन कर देखती है, मेरे पैरों में तो ये सैंडल बहुत अच्छी लगेगी। पुष्पा ने वो सैंडल पहन तो ली, लेकिन हाई हील होने की वजह से उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। अरे बाबा रे, दीदी कैसे पहनती है इस फर्स्ट फ्लोर को,
इस चप्पल को पहनकर और इस पर से कूदकर तो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। रे बाबा, मैं अपना काम खत्म कर लेती है जल्दी से। पुष्पा जल्दी से सैंडल रख देती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। काम करने के बाद उसे भूख लगती है। क्या बनाए खाना? एक काम करती हूँ, जैसे दीदी और भैया बाहर से ऑर्डर करते हैं वैसी मैं भी कर लेती हूँ। पुष्पा पास में पड़े मेन्यू कार्ड को उठाती है और उस पर लिखे फ़ोन नंबर को डायल कर देती है और कॉल करके कहती है, हेलो पिज्ज़ा वाले भैया, एक गर्मा गर्म पिज्ज़ा भिजवा दो। पता है ना किस पत्ते पर भेजना है? मैडम, आपको कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए और एड्रेस हमें नहीं पता, आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए। अरे बाबा रे, जो भी सबसे अच्छा पिज्ज़ा हो वही भेज दो ना भैया। और अकबर रोड पर जो बड़ी सी सफ़ेद बिल्डिंग है ना, उसमें फ्लैट का नंबर है 202। बाबा रे, इतना ही पता है मुझे। अब जल्दी से आ जाओ ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अब पुष्पा बेसब्री से पिज़्ज़ा का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पिज़्ज़ा वाला बहुत देर बाद आया। रे बाबा रे, इतनी देर में पिज्ज़ा लाएगा तो मैं भूख से मर नहीं जाती क्या? सॉरी मैडम, वो आपने एड्रेस इतना आसान तरीके से बताया था ना, तो अकबर रोड पर जितनी भी सफ़ेद बिल्डिंग है मैं उन सारी बिल्डिंग में गया और सबसे लास्ट में इस बिल्डिंग में आया, तब कहीं जाकर आपका फ्लैट दिखा। रे बाबा, आपको पहले इस बिल्डिंग में आना चाहिए था ना। जी मैडम, गलती हो गई, आगे से पहले इस बिल्डिंग में आऊँगा। चलो भैया, मिल गई ना आप 2 पिज्ज़ा। गरम गरम है ना, ठंडा तो नहीं कर दिया ना? नहीं मैडम, ठंडा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म है। अब पुष्पा बड़े मज़े से टीवी और एसी चलाकर पिज़्ज़ा खाती है और इसी तरह शाम हो जाती है। पुष्पा खाना बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। लगता है भैया और दीदी आ गए। अच्छा है, मेरा खाना भी बन गया। पुष्पा दरवाज़ा खोलती है। राहुल और हिमांशी अंदर आ जाते हैं। राहुल जैसे ही अंदर आता है उसे महसूस होता है कि पूरा घर ठंडा हो रहा है। पुष्पा, ये घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? तुमने एसी चलाया था क्या? रे बाबा, ना भैया ना, मैंने एसी को हाथ भी नहीं लगाया। आज मौसम अच्छा है ना भैया, इसलिए आपको ठंड लग रही है। अच्छा, आपको पता है हिमांशी दीदी, मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है? क्या बनाया है जो इतनी खुश हो रही हो? आज मैंने आपके लिए बनाया है कढ़ाई पनीर। अरे वाह पुष्पा। अच्छा सुनो पुष्पा, तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह टाइम से आ जाना। अच्छा दीदी, अपन चलती है। इस तरह पुष्पा ने एसी की बात पर कढ़ाई पनीर का पर्दा डाल दिया। पुष्पा के जाने के बाद राहुल कहता है, हिमांशी, तुमने पुष्पा को ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें पता है आज सुबह से उसने एसी चला रखा है और बोल रही है कि मौसम अच्छा है। जो मन में आता है करती है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। तुम कोई और काम वाली देख लो ना। चुप रहिए आप, आपको तो घर का कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसीलिए पुष्पा को हटाने की सोच रहे हो। पता भी है यहाँ काम वाली कितनी मुश्किल से मिलती है। अगले दिन पुष्पा काम करने घर पर आती है तो वो जैसे ही किचन में जाती है बहुत जोर से चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर हिमांशी और राहुल कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुष्पा डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। इस तरह उसे खड़ा देख राहुल हैरानी से कहता है, अरे पुष्पा, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जिसने तुम्हें इस तरह चुपचाप होने पर मजबूर कर दिया? भैया, इस सिंक के अंदर बर्तनों के नीचे एक छिपकली है। क्या छिपकली? कहाँ है? बचाओ बचाओ। राहुल हिमांशी और पुष्पा के पीछे छुप जाता है। क्या राहुल, तुम तो मुझसे और पुष्पा से भी ज्यादा डर रहे हो। सिंक के अंदर से बर्तन हटाओ ना और उस छिपकली को भगाओ यहाँ से। कौन मैं? कभी नहीं, मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, घिन आती है। अरे कितनी गंदी होती है, बिल्कुल छोटे मगरमच्छ की तरह। बाबा रे बाबा, अरे भैया मरे तो के डर रहे लो, अरे भगा दो ना उसे। हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे छिपकली की पूंछ पकड़ कर खेलते हैं। और हाँ भैया, इन बर्तनों को हटाओ तो साबुन लगा लगा कर हटाना, वो क्या है ना, धोने में आसानी होगी ना। राहुल पुष्पा को हैरानी से देखता है तो हिमांशी राहुल को डांटते हुए कहती है, आप इस तरह उसे क्यों देख रहे हो? लगा दो ना बर्तनों पर साबुन, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और देखा ना, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। बेचारा राहुल सारे बर्तनों पर साबुन लगाता है और छिपकली को भी भगा देता है। पुष्पा कहती है, लाइए भैया, अब जल्दी से ना मैं बर्तन पानी से धो देती हूँ। ना, जब मैंने बर्तन पर साबुन लगा ही दिया है तो मैं बर्तन धो भी तो सकता हूँ। तुम नाश्ता तैयार कर दो। राहुल बर्तन धो देता है।
और पुष्पा मन ही मन खुश होकर कहती है, भला उस छिपकली का, उसकी वजह से भैया ने मेरे सारे बर्तन धो दिए। ए छिपकली, तू रोज आना और रोज भैया से मेरा काम कराना। इसी तरह पुष्पा कभी कोई बहाना करके राहुल से घर का काम कराती रहती। जब पुष्पा की सैलरी मिलने का समय आया तो राहुल ने उसे आधी ही सैलरी दी। पुष्पा ने रुपए गिने और राहुल से कहा, रे बाबा, क्या भैया, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको रुपए गिनने भी नहीं आते। आपने मुझे आधे रुपए दिए हैं। पुष्पा, मुझे रुपये गिनने आते हैं, मैंने जानबूझकर तुम्हें आधे रुपये दिए हैं। काय को भैया, इस महीने तो मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। अरे पुष्पा, तुम्हारा आधा काम तो मैं ही करता हूँ, तो तुम्हारी आधी पगार मेरी हुई ना। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, दे दो ना उसकी पूरी पगार। ये लो पुष्पा अपनी पूरी पगार, और ये 1000 रुपये अलग से। रे बाबा भैया, ये 1000 रुपये क्यों दिए? क्योंकि तुमने इन्हें घर का काम करना जो सिखा दिया है, इसलिए। बाबा रे, अपन तो डरिच गेला था। बाबा रे, तुम्हें डराने के लिए सही तो किया था। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। राहुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो पुष्पा हिमांशु के साथ मिलकर घर संभालती है। वो हिमांशु के साथ राहुल को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करती है। कभी कभी रात में वो अपने घर पर भी नहीं जाती। पुष्पा, तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। रे बाबा, नहीं दीदी, आप मुझे ना अगले महीने पगार देना। अभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, और आप भी काम पर नहीं जा रही हो, तो अभी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर हिमांशु की आंख में आंसू आ गए। पुष्पा ने हिमांशु को चुप कराया और बोली, दीदी आप रो मत, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं भैया से सारा काम कराएगी और पगार भी भैया से लेगी। वो 1000 फालतू देते हैं ना, इस वास्ते। हिमांशी पुष्पा की बात सुनकर हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद राहुल ठीक हो जाता है और वो भी पुष्पा को थैंक यू कहता है। एक दिन राहुल पुष्पा के साथ मिलकर घर की सफाई करवा रहा था। वो चेयर पर चढ़कर तस्वीर साफ करने लगा, तभी उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। पुष्पा, वो कपड़ा उठाकर देना जरा। भैया, मैं पुष्पा काम वाली, मैं झुकेगी नहीं साला। ये सुनकर हिमांशी जोर जोर से हंसने लगी और राहुल पुष्पा से कपड़ा मांगकर शर्मिंदा हो गया। नीचे मुंह कर वो मुस्कुराने लगा। संजना के 2 बेटे थे। दोनों बेटों को लेकर संजना काफी खुश रहती। और बताओ संजना बहन, क्या हाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? अरे कैसी क्या, दोनों बेटे अभी अभी तो ऑफिस गए। दोनों को नाश्ता खाना देकर भेजा है। अब घर की साफ सफाई में लगूंगी। हाँ वो तो सही है। चलो मैं तो चलती हूँ। मैं तो फ्री थी तो सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। वैसे गलत ही आ गई थी। क्यों, तेरे घर पर काम नहीं है क्या? तेरा पति और बेटे भी तो जाते हैं ना काम पर। हाँ तो क्या, मेरी बेटी है ना, वो काम करती है मेरे साथ। सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, फिर सारी सफाई वो करती है। अरे तो खाना भी बनवा लिया करना उससे। क्या करती है सारा दिन? नहीं रे, कितना काम करेगी, और फिर मैं बैठे बैठे करूंगी भी क्या? करेगी मतलब क्या? ऐश करना। वैसे भी बेटियां होती है किस काम की? इतना पैसा लगाकर पढ़ाओ लिखाओ, फिर शादी करके निकल लेती है। ना जी ना, बेटियां तो बस घर के काम करने के लिए ही होती है। पड़ोसन को संजना की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। देख संजना, मेरी बेटी तो मुझे मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। अरे बेटा तो बीवी के आते ही लात मार देगा, लेकिन बेटी। संजना को पड़ोसन की बात पर हंसी आ जाती है। अब जब लड़का ढूंढने में नानी याद आएगी ना, तब पता चलेगा। ऊपर से वो मुंह फाड़ कर दहेज मांगेगी तो तब पूछूंगी ये बेटियां किस काम की होती है। क्यों, लड़के के लिए लड़की नहीं देखनी पड़ती है? और जब वही लड़की घर पर आकर तुम्हें मोटे मोटे ताने देती है तो? कम से कम जब बहू दुख देती है और बेटा नहीं सुनता है, तो वही बेटी होती है जो सारा गम साझा करती है। लग रहा है एकता कपूर की सीरियल देख रही हो बहुत। बहुएं तो गुलाम होती है। अरे किसी की टेंशन हम अपने घर में रखते हैं, ये कम है क्या? बिल्कुल गलत है संजना।
बेटियां टेंशन नहीं जिगर का टुकड़ा होती है। सोचो अगर कल को तुम्हारे बेटे को तुम्हें किसी के घर विदा करना पड़े तो। बेटा और विदा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पड़ोसन समझ जाती है कि इस औरत से उलझकर कोई फायदा है नहीं। वो वहां से चली जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब संजना के बड़े बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन संजना उसी पड़ोसन के घर सुबह सुबह पहुंच जाती है। अरे संजना कैसी हो? क्या बात है, लग रहा है कि घर में बहू आ गई है, तभी आ गई सुबह सुबह, वरना तो बिजी रहती थी। हाँ ये तो है, बहू ही सारा काम करती है। मैं ना रसोई देखती हूँ ना ही काम, मैं तो बस अब ऐश करती हूँ। तभी वहां पड़ोसन की बेटी आ जाती है। आंटी, आप तो कल तक सारा काम करती थी, आज भाभी आ गई तो आपने हाथ ही खड़े कर दिए। ये सही थोड़ी ना है। अब सही गलत का क्या है ना बेटी, वो बहू है। कल तक वो बेटी थी तो आधा काम करती थी, अब बहू है तो सारा काम करना पड़ेगा, है ना? वैसे भाभी तो वर्किंग है, सुना है भैया जितना ही कमाती है, तो वो कैसे सारा काम करेगी? जैसे भैया ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने भी तो घर का काम नहीं किया होगा ना। अरे तो मैं क्या करूं, किया हो या ना किया हो। वैसे आंटी, आपने क्या देखा भाभी में जो भैया के साथ उनकी शादी करने के लिए हाँ कर दिया? मोटी कमाई, जो वो कमाई करती है ना वही देखा बस, फिर तो कुछ नहीं, वरना तो उससे बढ़कर लड़कियां खड़ी थी। तो आंटी माफ करना, या तो कमाई रख लो या फिर घर का काम। संजना को समझ में तो आ जाता है कि बेटी क्या कहना चाहती है, लेकिन वो मासूम बन जाती है। अच्छा मैं ना चलती हूँ। नहीं आंटी, बिना चाय नाश्ते की तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप माँ की सहेली हैं, तो मेरे लिए तो माँ जैसी ही हुई ना। संजना घर आती है तो देखती है कि घर पूरा बिखरा होता है। दिन में भूख लगती है तो खाने के लिए बहू से पूछती है, बहू खाना क्या है, भूख लगी है। खाना क्या, मैंने तो खाना खा लिया, दाल सब्जी बनी है, 2 रोटी सेक लो और प्लीज अब आवाज मत देना। सास ने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई किसी से ऐसे भी बात कर सकता है। वो परेशान हो जाती है और अपने छोटी बेटी को फोन करती है। बेटा तेरी भाभी ने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। ओ माँ, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अच्छा देख, मैं ना अभी काम कर रहा हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ। लड़का माँ की बात सुनकर फोन काट देता है। माँ और परेशान हो जाती है। अरे जिस घर को उसने बिना किसी क्लेश के संभाला, वहाँ उसकी ऐसी की तैसी हो रही थी। फिर परेशान सी संजना उसी पड़ोसन के घर जाती है। अरे संजना, कैसी है बहू? पोता पोती वाली हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती अब तो तुम। अरे क्या बताऊं, समझ लो अपने ही घर में नौकरानी वाली हालत है। छोटी बहू के आने के बाद तो मेरा कोई सुध लेने वाला नहीं है। तुम सुनाओ, कहाँ गायब रहती हो? दोनों बच्चों की शादी के बाद कभी बेटी के पास तो कभी बहू के पास, मेरा तो घूमना ही लग गया है। वैसे आपकी बहू के साथ कैसी कट रही है? कैसी क्या, बहू की तरह ही कट रही है। अरे मैं नहीं देती ढील, काम करो नहीं तो चलती बनो। खूब लड़ाई होती है, लेकिन मैं भी अकड़ वाली हूँ। घर तो अभी भी मेरे ही नाम से है, जानती हो ना। लेकिन तुम्हारा तो वही हाल होगा जो बेटी के वक्त था, है ना? हाँ ये तो है, मैं और बहू मिलकर काम करते हैं। अरे वो ठीक है, लेकिन है तो वो बहू ना। माना बेटी को तुम कम काम करवाती थी, लेकिन बहू के साथ क्यों काम करती हो? और बहू के साथ काम ही करना है तो बहू लाने का मतलब क्या हुआ है? संजना की बात पड़ोसन को ठीक नहीं लगती। संजना के जाने के बाद, क्यों माँ जी, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। उसे बेटी की कीमत पता ही नहीं क्या होती है। 2 बेटों का घमंड उस पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो है माँ जी, और ऐसे लोगों को समझाकर कोई फायदा भी नहीं होता। सास और बहू दोनों काम पर लग जाते हैं कि कुछ ही देर में संजना के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती है। अरे बहू, अभी तो ये ठीक ठाक गई है हम लोगों के घर से, फिर अब क्या हो गया?
पड़ोसन संजना के घर जाती है, जहां बहुएं उससे लड़ रही होती है और बेटे सामने खड़े होते हैं। अरे आंटी, आप क्या बात हो गई? अरे वो संजना जी से मिलने आई थी। बच्चों, अपनी माँ के साथ अच्छे से रहा करो ना। ये हम लोगों के घर का मामला है। वैसे आपको बोलना ही है तो इन्हें क्यों नहीं समझाते? अरे बहुओं को तो इन्होंने नौकरानी समझ रखा है। 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, वो काफी नहीं है इनके लिए। घर इनके नाम ना होता ना तो। बेटे की बात सुनकर संजना रोने लगती है। न जाने किस घड़ी में मेरे 2 बेटे हो गए। काश एक बेटी होती जो कम से कम मेरा दुख तो समझती। सही कहती हो बहन तुम। बेटे भले ही बीवियों के बोलने में आ जाए, लेकिन एक बेटी सदा दिल से माता पिता की ही होती है। मीरा और उसका परिवार मतलबी की निशानी है, जिसके घर में मतलबी लोग भरे पड़े हैं, जिस कारण मीरा और संजय के बच्चों की शादी होना मुश्किल हो जाती है। एक रोज मीरा प्रेम से कहती है, बेटा, जिस तरह सब रिश्ते आकर ना करके जा रहे हैं ना, उस तरह तो मुझे तेरी शादी होना मुश्किल लग रही है। अरे तू ही कोई लड़की फंसा लेना। क्या माँ, मैं काम करूँ या ये सब करता चलूँ? इन सब में मुझे मत फंसाओ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहू चाहिए ना। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बेकार ही तूने इस जमाने में जन्म ले लिया। एक भी लड़की नहीं पटा पा रहा है। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड लेकर घूमते रहते हैं, पर तू कोई काम का नहीं। माँ, तुम्हें बहू चाहिए ना तो तुम ही ढूंढो। मुझे इन लफड़ों से दूर रखो। और दूसरी बात, ये जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, ये सब यहीं के आसपास के हैं। अरे कोई दूर का रिश्ता आएगा तो उसे तो तुम फंसा ही लोगी। मैं चला दुकान। प्रेम दुकान चला जाता है और मीरा अंकिता से कहती है, प्रेम सही कह रहा था। यहाँ के लोग हमें जानते हैं, तो कोई भी अच्छा रिश्ता तो हमारे घर आने से रहा, लेकिन दूर का रिश्ता आए तो बात बन सकती है। जब तक उन लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, तब तक तो प्रेम की शादी उनकी बेटी से हो चुकी होगी। और नहीं तो क्या, तुम दूर दूर की लड़कियों को रिश्ता भिजवाओ। इस साल तो भैया की शादी कर ही देना है। दोनों माँ बेटी अंकिता और मीरा प्रेम के लिए लड़की देखने में लग जाती है और हर किसी को प्रेम की फोटो और बायोडेटा भेजती रहती है। प्रेम की फोटो देखकर दीपा के घर वालों को प्रेम पसंद आ जाता है और वो लोग मीरा के यहाँ लड़का देखने पहुँच जाते हैं। बहन जी, आपका बेटा हमें पसंद है। बस एक बार सामने से उसे देख ले और उसकी दुकान की कमाई पता हो जाए तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। हमारी दुकान यहाँ की सबसे पुरानी और नामी दुकान में से एक है, चाहे तो पता कर लीजिए। आपकी बेटे को कोई दुख नहीं होगा, राज करेगी वो यहाँ पर। मैं अभी भैया को बुला लाती हूँ। अंकिता प्रेम को फ़ोन करके बुला लेती है। प्रेम को देखकर दीपा के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जी, ये रिश्ता पक्का है। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी दीपा के लिए ये घर अच्छा रहेगा। तो ढोल बजवा देते हैं। अंकिता सबका मुंह मीठा करवाती है। दिन बीतने लगते हैं। प्रेम और दीपा की शादी हो जाती है। दीपा बहू बनकर मीरा के घर आ जाती है। दीपा आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और दीपा के आने के साथ ही अंकिता और मीरा काम करना छोड़ देती है। शादी के पहले दिन वो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन मजाल है कि कोई उसे 1 रुपया भी दे दे। मेरे मायके में तो सब कोई कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन शायद यहाँ ये नियम नहीं है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और महीना बीत जाता है। एक रोज़ दीपा देखती है कि राशन का सामान खत्म हो गया है। गरम मसाला नहीं है, हींग भी खत्म होने को है, सूजी भी नहीं है। यहाँ तो कोई राशन का जिक्र तक नहीं करता। क्या करूँ? प्रेम से कहती हूँ। दीपा प्रेम को कॉल करके कहती है, सुनिए ना, मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए। वो सब माँ देखती है। घर के लिए जो कुछ लाना है वो तुम माँ से कह दो। ठीक है, घर का सामान तो माँ ले लेगी, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। उसके पैसे कौन देगा? अरे वो सब मुझसे मत कहो, तुम अपना समझो। प्रेम फ़ोन रख देता है। दीपा रोने लगती है। कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी। प्रेम कितना मतलबी है। शादी के बाद एक दिन भी मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पूरा दिन उसके घर के लिए मैं काम करती रहती हूँ, और वो है कि मेरे लिए 2 रुपये भी नहीं छूट रहे।
दीपा जाकर मीरा से कहती है, सासू माँ, रसोई के लिए राशन मंगवाना है। हाँ तो तुम मुझे लिस्ट लिख कर दे दे, सारा सामान आ जाएगा बेटा। ठीक है। अगले दिन दीपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। प्रेम को पता होता है कि दीपा की तबीयत खराब है, फिर भी वो उससे ये पूछता तक नहीं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। वो सीधे कमरे से निकलकर दुकान चला जाता है। मीरा और अंकिता मिलकर नाश्ता बना लेती हैं। तब अंकिता कहती है, माँ, बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो, जब भाभी उठेगी तब खुद ही करेगी। हम क्यों करें? बहू के होते हुए भी खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। तू पागल है क्या? मैं कोई काम नहीं करने वाली, मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है। जब करेगी तो उसे ही करना होगा, वरना तब तक सब ऐसा ही पड़ा रहेगा। सब नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कोई भी दीपा से उसकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछता और ना ही उसे कोई नाश्ता देता है। इधर अंकिता को उसके कॉलेज के फ्रेंड का फ़ोन आता है। अंकिता, नेक्स्ट संडे हमारा फेयरवेल है, तो कौन सी साड़ी पहनेगी? यार, अब हम सब पिछड़ जाएंगे। मुझे तो सबसे अलग दिखना है ताकि लड़कों की नज़र मुझ पर ही रहे। बगल वाले बॉयज़ कॉलेज के लड़के भी आ रहे हैं। अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना, मैं ऐसे तैयार होकर आऊँगी कि सब लड़कों के होश उड़ जाएंगे। ठीक है, चल तू फ़ोन रख, मैं अपनी साड़ी देखती हूँ। अंकिता सोचती है, भाभी के पास तो अच्छी अच्छी साड़ी है, माँ के पास तो आंटियों वाली साड़ी है। भाभी के पास ही जाती हूँ। अंकिता दीपा के कमरे में जाती है। अंकिता को देखकर दीपा को लगता है कि वो उसकी तबीयत के बारे में पूछने आई है, लेकिन भाभी, मुझे साड़ी चाहिए आपकी फेयरवेल के लिए। हाँ हाँ, ले लीजिए ना, जो भी चाहिए। दीपा के इतना कहने की देरी थी और अंकिता उसकी अलमारी से एक एक साड़ी निकाल कर ट्राई करने लगती है और फिर एक ब्लैक रंग की साड़ी पसंद कर लेती है। बाकी सारी साड़ियाँ अलमीरा से निकाल कर बेड पर रख देती है। भाभी, ये ब्लैक साड़ी पहनूंगी। अंकिता साड़ी लेकर चली जाती है। तब दीपा कहती है, सबके सब मतलब ही है, पूरा कमरा मेरा छीट कर चली गई। ये तक नहीं सोचा कि इतनी बीमारी में मैं कैसे करूँगी ये सब। शाम को बहुत हिम्मत करके दीपा उठकर अपने कमरे को ठीक करती है और किचन में अपने लिए कुछ बनाने लगती है। दीपा को किचन में जाता हुआ देखकर मीरा कहती है, मेरी बहू लाखों में एक है, इसके जैसी तो मैं दिया लेकर ढूंढती तो भी नहीं मिलती मुझे। इतनी बीमार होने पर भी काम देखकर बेचारी से रहा नहीं गया। मैंने तो जैसे तैसे नाश्ता बना लिया। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं, वरना मैं कर देती। हाँ, बहू तो हमारी है ही कामकाजी। वैसे बहू क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं वो सूजी का उपमा बना रही हूँ, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं बहू, जो तेरा मन है वो खा। वैसे एक काम कर, हम सब के लिए भी ना उपमा ही बना ले। ज़्यादा बनाए या कम, काम तो उतना ही करना पड़ेगा तुझे, है ना? जी सासू माँ। गुस्सा करते हुए दीपा मन ही मन कहती है, मैं समझती नहीं हूँ क्या इन लोगों को, बस अपने काम से मतलब है, बाकी बहू जाए चूल्हे में। दीपा उपमा बनाकर कमरे में चली जाती है और अपने कॉलेज फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। ऐसी बात है तो तू एक काम क्यों नहीं करती? तू एक दिन के लिए गायब हो जा, फिर इन लोगों की अकल खुद ही ठिकाने लग जाएगी और इन्हें तेरी कीमत भी समझ में आ जाएगी। हाँ, बहुत दिन हो गए दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई। एक काम करते हैं, हम सब गेट टुगेदर करते हैं और मैं बिना बताए यहाँ से गायब हो जाऊँगी। अगले दिन सुबह सुबह दीपा बिना किसी को बताए घर से गायब हो जाती है। दीपा को घर में ना पाकर सब उसे खोजने लगते हैं। उन्हें टेंशन होने लगती है। अरे बहू गई तो कहाँ गई? सब जगह देख लिया, मिल ही नहीं रही। माँ, तुम दीपा की इतनी टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी। अरे बेटा, मैं दीपा की नहीं, काम की टेंशन ले रही हूँ। अब काम कौन करेगा? इधर दीपा को लगता है कि एक दिन में उसके ससुराल वालों को उसकी कीमत समझ में आ गई होगी। अब मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, इतना काफ़ी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। अगले दिन दीपा वापस ससुराल चली जाती है। दीपा को देखते ही अंकिता उसे गले लगा लेती है। भाभी, आप आ गई। यहाँ हम सब कितने परेशान हो गए थे। माँ, भैया, पापा, भाभी आ गई। सभी वहाँ आ जाते हैं। अंकिता, तू जा गैस ऑफ कर दे, दीपा आ गई है ना, अब वो बना लेगी। आ गई तुम, 2-4 दिन और गायब हो जाती। दीपा माथा ठोक लेती है और मन ही मन कहती है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, अब मुझे ही इन लोगों की तरह बनना होगा। आइए आज आपको चावला निवास में रहने वाली आकांक्षा की कहानी सुनाते हैं।
कहानी क्या है इसे आप आकांक्षा की आप बीती ही समझ लीजिए। तकरीबन 8 साल पहले शादी होकर आकांक्षा चावला परिवार की बहू बनकर उनके घर आई थी। आकांक्षा बिल्कुल वैसी थी जैसा निर्मला चाहती थी। निर्मला की बहू बनने के बाद उसने परिवार के माहौल में खुद को ढालने की हर संभव कोशिश की और इस तरह जल्द ही वो घर में सबकी फेवरेट हो गई। निर्मला की 4 संतान थी। सबसे बड़ा बेटा धीरज, जिसके साथ आकांक्षा की शादी हुई थी। धीरज से छोटा नीरज था और नीरज के बाद 2 छोटे भाई बहन नीता और सूरज भी थे। घर में सबसे बड़ी होने के कारण जब आकांक्षा शादी होकर इस परिवार में आई तो ननद, देवर, सास, ससुर सब की जिम्मेदारियों को उसने बखूबी संभालना शुरू कर दिया। भाभी, मेरे कपड़े आयरन के लिए दिए थे ना आपको, एक भी शर्ट दिखाई नहीं दे रही है। आयरन वाला कपड़े देकर नहीं गया क्या? अरे नीरज सॉरी, मैं तो भूल गई। तुम ऐसा करो ना, आज अपने भैया की कोई शर्ट पहनकर चले जाओ। मैं आज पक्का से तुम्हारे कपड़े आयरन करवा के रख दूंगी। ये क्या बात होती है भाभी, आपको पता है ना मुझे ऐसे किसी के कपड़े एक्सचेंज करके पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल आप कोई भी काम मन से नहीं करती हो। अब आपके चक्कर में मुझे ऑफिस के लिए लेट ज़रूर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है नीरज, मैंने बोला ना आज मैं पक्के से सब काम करवा दूंगी। तुम अभी के लिए मैनेज कर लो ना प्लीज़। आकांक्षा जल्दी से नीरज को पति धीरज की शर्ट लाकर देती है, जिसे पहनकर नीरज गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे आकांक्षा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी इस शर्ट में बटन टांग देना। पिछले हफ्ते से ये काम पेंडिंग है, अभी तक बटन नहीं लगाया तुमने। अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया था। तुम नाराज़ मत हो, प्लीज़ कोई और शर्ट ट्राई कर लो ना। इसको यहीं साइड में रख दो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा ना फटाफट इसमें बटन डाल दूंगी। 1 हफ्ता हो गया, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है? कितना टाइम लगता है एक बटन टांगने में? देखो धीरज प्लीज़, सुबह सुबह काम का समय है, बहुत सारा काम पेंडिंग है किचन में। अब इस समय मैं तुम्हारा बटन लेकर बैठूंगी ना तो नाश्ते के लिए देर हो जाएगी और तुम्हें भी तो ऑफिस निकलना है ना। प्लीज़ इस समय तुम कोई और शर्ट पहन के मैनेज कर लो ना। मैं बोल रही हूँ ना, प्रॉमिस आज मैं सब काम कर दूंगी। अभी आकांक्षा धीरज से बात कर ही रही थी कि इतने में सास की आवाज़ सुनाई देती है। अरे आकांक्षा, भाई तुम टाइम देखना भूल गई हो क्या? क्या बात है, पहले तो 7 बजे तक चाय हमारे कमरे में आ जाती थी, लेकिन देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है ना तुम्हारा काम एकदम ढीला रहने लगा है। 8 बजने को है लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली। अब कहो तो कल से हम ही उठकर चाय बना लिया करें। देख लो धीरज, यही होता है, शादी के कुछ सालों बाद सास ससुर की इज्जत नाम के लिए बचती है। माँ जी मैं अभी अंश को छोड़कर आती हूँ, उसके स्कूल बस का टाइम हो गया है, उसके बाद आकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर आकांक्षा सास का जवाब सुने बिना ही बेटे अंश का हाथ पकड़कर तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इस घर में काम करते करते मैं पागल हो जाऊंगी। अरे काम करने वाली मैं अकेली और ऑर्डर चलाने वाले इतने सारे लोग, किसी को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा सा हाथ पैर खुद भी हिला लिया करे, कभी किसी के काम में मदद भी करवा दे। जिसे देखो चला आता है एक नई फरमाइश लेकर। और सबसे बड़ी बात, एक का भी काम ना होना टाइम से तो ऐसे मुंह फुला लेते हैं जैसे मैंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। पति तो पति, यहाँ देवर और ननद भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते। पता नहीं कब ये सब ठीक होगा। अब तो मैं माँ जी से बोल देती हूँ कि जल्दी से नीरज की शादी करे और लेकर आए उनके लिए दुल्हनिया। अरे कम से कम इन साहबजादे के काम तो थोड़े कम होंगे मेरे ऊपर से। इनकी पत्नी आएगी तो अपने पति की जिम्मेदारी तो संभालेगी। आकांक्षा बड़बड़ाते हुए बस स्टॉप तक पहुंच गई थी। वहां जाकर उसने फटाफट से अंश को बस में बिठाया और तेज कदमों से अपने घर की ओर लौट गई। घर पहुंचकर कितनी देर लगा दी तूने लौटने में। ये देख वंश कब से रो रहा है, बिल्कुल संभलता ही नहीं है। तू देख क्या हुआ इसे। देखती हूँ, लाइए मुझे दीजिए। आकांक्षा ने अपनी 1 साल की बेटी को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अरे भाभी, मम्मी कब से चाय के लिए बोल रही है, फटाफट से चाय बना कर दे दो ना यार उनको। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। मेरी जिंदगी तो चक्कर घिन्नी बनकर रह गई है। एक बार में कितने काम करूँ मैं। अभी वंश को दूध पिला रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। हर गुजरते समय के साथ आकांक्षा का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन, बहुत हो गया माँ जी, अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे नीरज की अब तो जॉब भी लग गई है, अब कोई लड़की देखकर शादी करिए ना इसकी। कब तक मैं इतना बड़ा परिवार अकेले संभालती रहूंगी। हाँ बेटा, कोई अच्छी लड़की मिले तब तो शादी करे। हम तो अपनी तरफ से लड़की ढूंढ ही रहे हैं। जैसे कोई ठीक ठाक सी लड़की मिलेगी ब्याह कर देंगे इसका, तो फिक्र ना कर। हाँ, बार बार आकांक्षा के दबाव देने के कारण अब निर्मला ने नीरज के लिए लड़की ढूंढने का काम और तेज कर दिया था।
कुछ दिनों में उन्हें रजनी नाम की एक लड़की मिलती है जिसके साथ नीरज की शादी की बात पक्की हो जाती है। कुछ दिनों में नीरज और रजनी की शादी हो जाती है और रजनी देवरानी बनकर आकांक्षा के घर पहुंच जाती है। आकांक्षा बहू, कई दिन हो गए, आज तुम बढ़िया सी चटनी पीस लेना। धनिया, मिर्ची, पुदीना वगैरह ला कर रख दिया है तुम्हारे बाबूजी ने। ठीक है माँ जी, अभी तो मैं मुन्ना की मालिश कर रही हूँ, फ्री होकर बनाती हूँ चटनी। मुन्ना की मालिश करने के बाद आकांक्षा रसोई में जाती है और चटनी बनाने के लिए धनिया और पुदीना वगैरह साफ करने लगती है। आकांक्षा, मुझे लग रहा है मुन्ना ने डायपर गंदा कर दिया है, इसे चेंज कर दो जरा। जी अभी आई। आकांक्षा चटनी छोड़कर कमरे में जाती है और मुन्ना की साफ सफाई करने के बाद दूध पिलाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे रजनी बहू, ये चटनी का सामान तो अभी तक रसोई में ऐसे ही पड़ा है। मैंने आकांक्षा से बोला था कि चटनी बना लेना, उसने अभी तक बनाई नहीं। अम्मा जी क्या बताऊँ मैं बोलूँगी तो आप कहोगी कि मैं बोल रही हूँ। अब देखो, चटनी बनाने में कौन से 2-4 घंटे लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का काम है, लेकिन उसमें भी दीदी जानबूझकर बीच में छोड़कर चली गई। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए ना अब दीदी को मत कहा करो। अब मैं आ गई हूँ ना आपकी छोटी बहू, आपने मुझसे कहा होता तो मैं 2 मिनट में आपको ऐसी टेस्टी चटनी बनाकर खिलाती कि आप उंगलियां चाटती रह जाती। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, अब से अपने छोटे मोटे कामों के लिए ना मैं तुझे आवाज़ लगा दिया करूँगी। ठीक ही कह रही है तू, किसी भी काम के लिए कहो ना तो इसकी शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। ठीक ही कह रही है माँ जी आप, छोटा मुंह बड़ी बात। अब कल ही देवर जी ने भाभी से बोला कि उनकी टी-शर्ट में थोड़ा दाग लग गया है, उसे साफ कर दे। लेकिन देखो, बाकी सारे कपड़े धुल गए, लेकिन देवर जी की वो टी-शर्ट अभी तक जस की तस रखी हुई है। आप कहो देवर जी से कि कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लिया करे। अरे भाई, क्या ज़रूरत है 5 मिनट की काम को 5 दिन में करवाने की, मैं करके दूंगी ना। और अब आपको ना बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत ना है। अब इस घर में आपकी एक बहू नहीं है, बड़ी भाभी तो नहीं करती तो छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर दिया करूँगी। भाभी को तो आदत है हर काम को लंबा खींचने की। आकांक्षा, शाम को मेरे फ्रेंड के यहाँ डिनर पर चलना है, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। पूरा दिन काम निपटाते निपटाते आकांक्षा को शाम हो गई थी। उसे अपने लिए समय ही नहीं मिला था, यहाँ तक कि वो कोई ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं कर पाई थी। 7:30 बज गए। धीरज कुछ ही देर में आते होंगे, मुझे ऐसे हुलिये में देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। साड़ी पहनने का भी टाइम नहीं है, फटाफट से सूट डाल लेती हूँ। आकांक्षा जल्दी जल्दी एक हल्का सा सूट निकाल कर पहन लेती है और दोनों बच्चों को भी रेडी करने लगती है। कुछ ही देर में धीरज घर आ गया था। जल्दी जल्दी वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी से लौटते समय, तुमने देखा आकांक्षा कैसे रहती हैं बाकी औरतें, और एक तुम अपने आप को देखो। अरे 35 की साल में 45 की लगने लगी हो तुम। ना ढंग के कपड़े सिलेक्ट करती हो, ना मेकअप। अपना हुलिया देखा है? अरे क्या हो गया है तुम्हें? यकीन ही नहीं होता कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैंने शादी की थी। थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए ना खुद को। पार्टी में बाकी औरतों का ड्रेसिंग स्टाइल देखा तुमने? मेरे साथ घर से बाहर निकलने में अगर इतनी ही शर्म आती है ना आपको तो ठीक है, आगे से मैं आपके साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। और धीरज, जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है। बाकी लोगों का मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसी जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, उसमें मैं अपने आप को बस इतना ही मेंटेन करके रख सकती हूँ। आकांक्षा के मुंह से उखड़ा सा जवाब सुनकर धीरज बहुत हैरान रह गया। घर पहुंचकर, अरे भाभी, ये कैसी ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई आप? बुरा मत मानना, लेकिन आपको ना फैशन सेंस बिल्कुल ना है। अरे ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है मुझसे सलाह ले ली थी। देवरानी की बात सुनकर तो अब आकांक्षा का मुंह बन गया था। वो गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे की ओर निकल जाती है। माँ, आप बड़ा गर्व से फूली घूमती थी ना कि आपकी बहू MSc B.Ed है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे क्या फ़ायदा ऐसी गोल्ड मेडलिस्ट बहू का जो घर में अपनी ननद की मदद ना कर सके। 2 महीने हो गए मैंने भाभी से प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी, लेकिन भाभी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रोज़ कल 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 कहकर टाल देती है। अरे नीता, तुम भी क्यों हर बात के लिए भाभी से हेल्प मांगती हो? मैंने तो उन्हें कितनी बार झुंझलाते हुए देखा है। सही बताऊँ ना, वो किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहती। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए ना, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी तुम्हारी हेल्प। छोटी भाभी कितनी कूल हो यार आप। एक बड़ी भाभी है, बात बात पर बस चिड़चिड़ करती रहती है। अरे बड़ी बहू, क्या बात है भाई? कोई भी काम दो, चाहे आधे घंटे का ही क्यों ना हो, तुम उसमें 4 घंटे लगा देती हो। अब इस तरह से घर चलेगा क्या? माँ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? इस घर में ऐसा कोई काम है जिसे करने से मैंने कभी इनकार किया है?
आपका हो, बाबूजी का हो, नीता का हो, या नीरज या धीरज, मैंने तो सबके ही काम को हमेशा खुशी खुशी किया है। लेकिन हाँ, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिए ना। एडजस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है बड़ी बहू। हम देख रहे हैं तुम्हारी किसी का काम करने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। अरे घर में एक और बहू आ गई है, वही काम छोटी बहू को कहो ना तो 10 मिनट में करके देती है, और एक तुम हो कि हर काम को बस टालती रहती हो। तुम्हारा घर के कामों में मन ही नहीं लगता। रजनी को अभी परिवार में आए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, और इस 1 महीने में रजनी ने परिवार में सबको ये एहसास दिला दिया था कि आकांक्षा का घर की काम या बाकी किसी की मदद करने में कोई मन नहीं है, इच्छा नहीं है। वो सबके काम को एक बोझ की तरह करती है। इसीलिए धीरे धीरे घर में सभी लोग आकांक्षा से दूर होने लगे थे। कुछ दिनों के बाद रजनी की प्रेगनेंसी की खबर घर में पता चलती है, और ठीक 9 महीने के बाद रजनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद, रजनी अरे भाई उठ जाओ, 8:30 बज गए हैं, आधे घंटे में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, और तुम बिस्तर छोड़कर उठ ही नहीं रही हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ना तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके रखे, और चाय नाश्ते का तो कुछ अता पता ही नहीं है। नीरज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अरे पूरी रात सोने नहीं दिया गुड़िया ने, पूरी रात जाकर बच्चों को संभालना पड़ता है मुझे। सुबह भी जल्दी उठ जाऊंगी, ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? ये क्या बात होती है रजनी? अब तो गुड़िया 3 महीने की हो गई है, अब बहुत कर लिया तुमने आराम। अब थोड़ा घर के कामों में हाथ लगाओ। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो भाभी टिफिन बना कर देती थी। अब शादी हो गई, इसलिए भाभी को किसी भी काम के लिए कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कब तक ऑफिस में कैंटीन का खाना खाकर काम चलाता रहूंगा? आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, और उस बच्चे के साथ मेरी क्या हालत हो जाती होगी पूरा दिन। ना मुझे दिन में सुकून मिल रहा है, ना रात में आप मदद करने आते हो, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको कैंटीन का खाना खिलाऊं। अरे बाबा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं उठ पाती मैं सुबह जल्दी, नहीं हो पा रहा है, मुझे बख्श दो। अरे नीरज, क्या हो गया बेटा? देख रही हूँ आजकल रोज़ ही तुम्हारे कमरे से बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब ठीक तो है ना? ये बात आप अपनी बहू से ही पूछो। आप ही बताओ, मैंने इससे क्या गलत कह दिया जो ये ऐसी बात करी है? 3 महीने की हो गई है गुड़िया, लेकिन इससे तो जैसे घर की जिम्मेदारी है और काम से कोई मतलब ही नहीं है। कपड़ों का ढेर रखा हुआ है कमरे में, ना कपड़े धोती है, ना सुबह उठकर मेरा टिफिन बनाती है। किसी शर्ट का बटन निकला हुआ है तो किसी की तुरपाई खुल गई है। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए इंसान अपनी पत्नी से नहीं कहेगा तो और किसे कहेगा? छोटी बहू, तू तो बड़ा कॉलर टाइट करते हुए मेरे पास आती थी। माँ जी, जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं फटाफट से कर दूंगी। और अब तुझसे अपने पति से काम भी नहीं हो पा रहा, तो काम से कब से जी चुराने लगी? माँ जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं काम से जी चुरा रही हूँ? अरे भाई, आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? अभी अभी एक छोटे से बच्चे की माँ बनी हूँ मैं, इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। पूरी रात जाकर मेरे बच्चों को संभालना पड़ता है। नीरज को छोड़िए, लेकिन माँ जी आप तो एक औरत है, कम से कम आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस समय मैं कैसे समय गुजार रही हूँ। आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन, छोटी बहू, या बड़ी बहू तो निकम्मी 1 नंबर की है, किसी काम की नहीं है, हर समय बच्चों के काम का बहाना बनाती रहती है। तो ऐसा कर, गर्मा गर्म चाय और थोड़े से पकौड़े बना ला, बड़ी इच्छा हो रही है कई दिन से पकौड़े खाने की। ऐसा है तो कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, बात बात पर रजनी रजनी चिल्लाना छोड़ दीजिए। अरे आप लोगों के आगे पीछे घूमने के अलावा और भी 36 काम है मेरे पास। पागल हो जाती हूँ मैं पूरा दिन गुड़िया को संभालते संभालते। ऊपर से घर में लोगों की शिकायत और फरमाइशें के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को कॉलेज का प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी के कपड़े इस्त्री नहीं हुए। आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, ना ही इतने बुजुर्ग के लाचार कि अपना काम खुद से नहीं कर सकते। और माँ जी, क्या आप हर समय चाय 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 के लिए शोर मचाती रहती है? एक कप चाय उठाकर आप खुद बना सकती है ना। यहाँ ज़रूरी काम नहीं निपटा पा रहे और आपको वक्त बेवक्त चाय के साथ पकौड़े चाहिए। छोटी बहू के तेवर देखकर निर्मला के तो होश ठिकाने आ ही गए थे। देखा माँ जी आपने, अरे अभी सिर्फ एक बच्चा हुआ है और वो भी सिर्फ 3 महीने का है, और इसने अपने तेवर दिखा दिए। एक ये रजनी है और एक हमारी बड़ी बहू, 2 बच्चों को संभालते हुए भी उसने अकेले पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल कर रखी। सबको समय पर खाना दिया और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी संभालने से कभी पीछे नहीं हटी। हमें लोगों की मति मारी गई थी जो हमने हमेशा तुझे गलत समझा। और यह रजनी, इसने ही सबके मन में जहर भरा था ना बड़ी बहू के खिलाफ। बस 9 महीने बीतते ही इसको आटे दाल का भाव समझ में आ गया।
रजनी की तो नई नई शादी हुई थी माँ जी, उसके पास उस समय काम ही क्या था। नीरज ऑफिस चला जाता था और उसके बाद वो पूरा दिन खाली यहाँ से वहाँ घूमकर 3-4 काम कर लिया करती थी। लेकिन शिकायत तो मुझे आपसे है। आपके साथ मैंने इस घर में 8 साल बिताए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे नहीं समझा, बल्कि आप रजनी की बातों में आ गई। बच्चों और घर की जिम्मेदारी के बीच फंसकर अब मुझे कोई काम में देर होती या मैं कोई काम भूल जाती तो आपको भी ऐसा लगता था कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं लगा रही हूँ। क्या आपने कभी समझना चाहा कि एक हाउसवाइफ जो 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ भी है, उसके लिए 2 मिनट का समय निकालना कितना मुश्किल होता है।